वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और टॉपिक चल रहा है चोल प्रशासन। ये चोल प्रशासन की अंतिम क्लास है और फिर हमारा चोल एम्पायर समाप्त हो जाएगा। चलिए, चोल प्रशासन में हम पढ़ रहे थे ग्रामीण प्रशासन। तो ग्रामीण प्रशासन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति इन ग्राम प्रशासन की समितियों में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता है, कैसे चुनाव होगा, क्या समय अवधि है, वो सब देखो जरा। पहला जो समिति है वो है उदासीन वार्यम। यह विदेशियों तथा सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी। फिर है तोट्ट वार्यम। ये उद्यान समिति थी, इसके सदस्यों की संख्या 12 थी। इसका काम था उद्यानों की देखभाल करना, बागों की, बाग बगीचों की देखभाल करना। फिर है पोन वार्यम। यह स्वर्ण समिति थी, सोने की देखरेख करने वाली। फिर है एरी वार्यम। यह तालाब समिति थी, यह एरियाम नामक कर वसूलती थी, इसकी सदस्य संख्या 6 थी। फिर है संवत्सर वार्यम। यह वार्षिक समिति थी जिसकी सदस्यों की संख्या 12 है। इसमें कार्य करने वाले समितियों के इसका कार्य अन्य समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना था, यानी जो बाकी समितियां काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उसकी जांच पड़ताल करती थी संवत्सर वार्यम। सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने तथा उसको केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा वेगार लेने का भी अधिकार था। सभा बैंक का भी कार्य करती थी। उसे सभा की परिधि में रहने वालों पर न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था। यानी सभा जो है एक तरीके से बैंक का भी कार्य करती थी और कोर्ट का भी कार्य करती थी, ठीक है ना। हाँ, मध्यस्थ कौन है? केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्ति वेतन भोगी कर्मचारी थे। मतलब गांव में जो सरकारी कर्मचारी होते थे जो केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे उन्हें बोलते थे मध्यस्थ। इन्हीं के माध्यम से ग्रामों में केंद्रीय निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे, ठीक है। यानी आप इसको वर्तमान में ऐसे समझ लो कि एक तो होता है ग्राम प्रधान, वो तो लोग चुनते हैं, और दूसरा ग्राम प्रधान के साथ काम करता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, वो सरकारी होता है, ठीक है। वही समझ लो आप इसको। तो वीडीओ हो गया आज उस समय का मध्यस्थ। आयगार क्या है? केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी थे जो ग्रामों की आय व्यय का निरीक्षण करते थे। ये ऑडिटर होते थे, ठीक है। मध्यस्थ तथा आयगार ही इन ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय करवाते थे। आयगार वो है जो ये देख रहा है कि गांव में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा है, उसकी चेक करेगा। टैक्स देख लेते हैं जरा, टैक्स कौन कौन से थे यहाँ पे, ठीक है। तो चोल अभिलेखों में करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखित जो कर है ये है वेट्टी या नट्टाल, या इसका मतलब है बेगार, ठीक है। और दूसरा है कदमाई जो कि था भू राजस्व। तो चोल काल में वेट्टी का अर्थ क्या है? यह है बेगारी। बेगारी का मतलब है कि आप काम भी करोगे और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो सरकार ज़्यादातर इसी प्रकार से टैक्स की वसूली करती थी कि लोगों से अपना काम करवा लेती थी। फिर भी टैक्स के कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला है कदमई, ये होता था लगान। फिर है कदमे, ये होता था शुल्क। फिर है पाड काबल, ये है गांव की रक्षा के लिए लिए जाने वाला कर जो चौकीदार कर होता था। और फिर है मने इरे, ये है होम टैक्स, ठीक है। अन्य करों में जो कर है वो है कदमे, सुपारी बागानों से प्राप्त। पेवेर, तेल की घानी से प्राप्त। तट्टमेली या तट्टोपाटम, स्वर्णकार से यानी सुनारों से प्राप्त। फिर है मगम्मे, शिल्पकारों से प्राप्त। मरमजाडी, उपयोगी वृक्षों से प्राप्त होने वाला कर। और आजीवक काशु, ये है आजीविकों से प्राप्त होने वाला कर। नापतोल की अगर बात करें तो सुवर्ण तौल की इकाई वेडिल विडगू तथा भार की इकाई कलंजू थी। यानी सोने को जो मापा जाता था वो वेडिल विडगू में मापा जाता था तथा कोई भी वेट जब किया जाता था तो उसको कलंजू कहते थे, जैसे आज के समय में हम किलो में मापते हैं। भूमि नाप की इकाई थी निलम या वेली या माँ, ठीक है। कोल और काली अन्य इकाइयाँ थी जिससे भूमि को मापा जाता था। बेसिक इकाई थी निलम, वेली या फिर माँ, ठीक है। ये बेसिक इकाइयाँ थी। अब कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो चोल काल से पूछे गए उनको जरा देख लेते हैं, फिर इसको समाप्त करेंगे। राजराज प्रथम की माता का नाम वानदेवी महादेवी तथा पिता का नाम सुंदर चोल था, हम पढ़ चुके हैं। राजराज चोल ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई। इसका मूल नाम अलमोरी वर्मन था। कर्नाटक से मिले एक अभिलेख में इसे नारायण चोल कहा गया है। राजराज प्रथम ऐसा चोल शासक था जिसने भूमि की पैमाइश 1000 ईस्वी में करवाई तथा भू राजस्व निर्धारित किया। सबसे पहला चोल राजा। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्री विजय यानी जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र शासक श्रीमार
विजयोत्तुंग वर्मन को नागापट्टम में बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति दी। ध्यान रखना, चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गंगा जल ला करके रखा गया था, ठीक है, चोल गंगम में, इसीलिए इसका नाम है चोल गंगम। चोलों ने यहीं पे गंगा बना दी। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ। राजेंद्र प्रथम ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया। चोल काल के दौरान भू राजस्व विभाग उनकी आय का प्रमुख स्रोत था। कर या तो राजशाही नौकरों द्वारा या फिर गांव के ग्रामीण अधिकारियों द्वारा वसूला जाता था, जिनको हमने ऊपर पढ़ा है। और दो तीन फैक्ट और हैं। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुर्रम थी, ध्यान रखना। तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर चोल राजा राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया। वृद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत ही फेमस, ये है तंजौर में, ठीक है। चोल काल में वेट्टी सार्वजनिक कार्य के लिए बेगार व्यवस्था थी, मैं ऑलरेडी इसको आपको बता चुका हूं ऊपर। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नामक अधिकारी राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे, पीआरओ। और लास्ट पॉइंट देखिए, चोल वंश के प्रशासनिक इकाई की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त का विकास था। हमने देखा कि गांव को इन्होंने बहुत सारे अधिकार दे रखे थे, ठीक है। ज़्यादातर गांव अपने फैसले स्वयं ही लेता था, बस कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जैसे आयगार है, ठीक है। कुछ अधिकारी होते थे जो केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से नियुक्त होते थे, बाकी सारे का सारा काम गांव खुद ही किया करता था। तो इसी के साथ चोल साम्राज्य हमारा होता है समाप्त। अगली क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे साथियों राष्ट्रकूट वंश की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी रिवीजन में, पढ़ाई में। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बेसिस का बढ़ाइए भाइयों, बहुत कम है, थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।